हेलो स्टूडेंट्स, पेपर आज का बहुत ही अच्छा था। और हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट उतने ठीक नहीं होंगे तो वो वाले क्वेश्चन नहीं लगे होंगे। तो चलिए कौन से वाले क्वेश्चन पे कौन सा प्रॉब्लम हुआ, चलो आके देख लेते हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में बोला है कि भाई द कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड ऑफ कॉपर इज से। पहले ये समझो कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है, तो हमारे पास डेल्टा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड डेल्टा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा। देखो वॉल्यूम बढ़ेगा, लिक्विड भी बढ़ेगा। अब उसमें से कितना लिक्विड बाहर जाएगा, फॉर दैट वी अपेरेंट इज इक्वल टू डेल्टा वी ऑफ लिक्विड माइनस डेल्टा वी ऑफ कंटेनर। अब ये जो अपेरेंट वाला दिख रहा है, अब ये जो अपेरेंट वाला है उसका भी एक कांस्टेंट है। अब पहले लिक्विड का ले लेते, तो फॉर लिक्विड वी गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी, यहां पे वी 3 अल्फा ऑफ कंटेनर डेल्टा टी। ये तो हमको पता है कि भाई लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कंटेनर का एज ए सॉलिड ऑब्जेक्ट वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बट अपेरेंट में भी लगाना पड़ता है। तो V अपेरेंट का कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ऑफ अपेरेंट डेल्टा टी, तो ये अगर सब निकल जाएगा तो हमारे पास होगा C अपेरेंट इज इक्वल टू लिक्विड माइनस 3 अल्फा ऑफ कंटेनर। कंटेनर जिस भी चीज का बना होगा उसका, ये कॉन्सेप्ट आएगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। अभी इस क्वेश्चन में अगर हम देखने के लिए जाए तो यहां पे हम जो लिक्विड यूज कर रहे हैं वो लिक्विड सेम है, तो C ऑफ अपेरेंट प्लस 3 अल्फा ऑफ कंटेनर। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो बोला है कॉपर जब है तो कॉपर का अपेरेंट C, कॉपर का, क्योंकि गामा ऑफ लिक्विड तो कॉपर का अपेरेंट C प्लस 3, और सिल्वर वेसल का S, तो लिक्विड इज इक्वल टू सिल्वर वेसल का अपेरेंट S, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, तो कॉपर का यहां पे हम लोग 3 अल्फा की जगह पे C अपेरेंट प्लस गामा भी तो लिख सकते हैं, गामा ऑफ द कंटेनर। तो यहां पे अच्छा है, नसीब है, बहुत अच्छा है कि अपने को कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मिला है, तो गामा ऑफ C। तो अपने को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर, यहां पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन नहीं, लीनियर एक्सपेंशन, मतलब प्लस 3 अल्फा ऑफ सिल्वर। अब दोनों लिक्विड है तो दोनों लिक्विड वाले को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो जैसे ही हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वैसे ही हमारे पास आ जाएगा C गामा ऑफ C इज इक्वल टू S 3 अल्फा ऑफ S, ये इसमें से माइनस होगा तो C प्लस गामा ऑफ C माइनस S 3 अल्फा ऑफ सिल्वर, तो अल्फा ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू C प्लस C डिवाइड बाय 3। तो दिस इज अवर आंसर। क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया? एक बार ध्यान से देख लो, ये हमारा आंसर है। चलिए अभी हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते। बोला है द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस इज वेरीड विथ, तो जो C है वो 27.2 प्लस 4 इंटू 10⁻³ इंटू T, इस तरीके से चेंज हो रही है। एंड हीट नेसेसरी टू चेंज फॉर 2 मोल्स, मतलब अपने को N इज इक्वल टू 2 मिल गया है, और टेम्परेचर वेरी हो रहा है 300 से 700 तक। तो Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। अगर इसको ऐसे करके लिखे तो डेल्टा Q इज इक्वल टू NC dt, और अगर Q चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ NC dt। तो इसी चीज को फॉलो करेंगे और हम ले आएंगे Q इज इक्वल टू कहां से लेके कहां तक, 300 से लेके 700 तक, 27.2 प्लस 4 इंटू 10⁻³
इंटू टी डेल्टा टी। तो यहाँ पे 27.2 टी का 300 से लेके 700 तक, और यहाँ पे 4 इंटू 10⁻³ टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कहाँ से लेके कहाँ तक, तो 300 से लेके 700 तक। तो यहाँ पे हो जाएगा 27.2 इंटू 400, 700 माइनस 300 प्लस 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2 को बाहर निकालो, ये 10⁻² का स्क्वायर मतलब 10⁻4 भी बाहर निकालो, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 9। तो हमारे पास जो मिलेगा वो इसका 27.2 इंटू 4, 7 4 जा 8, सो 108.8 इंटू 10⁻² प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 2 और ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 2 इंटू 10, सो 100.8 इंटू 10⁻² प्लस 800। ओके, सारा पावर ले लिया, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻² का स्क्वायर, सो 10⁻4, 4 इंटू 10⁻³ भाई नंबर ऑफ मोल्स लेना रह गया इंटू 2 सबसे इंटू ओके, तो इंटू 2 करना है, सो वी हैव 6.702 इंटू 10⁻² प्लस 1600। तो मैं अगर यहाँ पे करूँ कि 2.076 10⁻4 प्लस 0.16 10⁻4, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, एडिशन करेंगे तो 6, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 1, तो 2.34 10⁻4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंथ, मतलब अपने को अल्फा दिया है, अल्फा इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर, और अपना T T1 से लेके 2T1 तक जाता है। तो पहले यहाँ पे देखिए डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T, अगर छोटा सा L लूँगा तो L अल्फा छोटा सा T, तो अगर इंटीग्रेशन करूँगा दोनों साइड पे, सो L इज इक्वल टू डेल्टा L इज इक्वल टू, या फिर इसको मैं लिख लूँगा DL को मैं लिख लूँगा X इज इक्वल टू L अल्फा DT। लेट्स गो फॉर कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो भाई साहब T1 से 2T1 तक जाना है। L तो मेरा L ही है, L0 ही है, अल्फा की जगह पे हम लिखेंगे A T माइनस B T स्क्वायर डेल्टा T। तो हमारे पास पहुंचेगा L0 A T स्क्वायर बाई 2 T1 से 2T माइनस L0 B T क्यूब बाई 3 T1 से 2T। सो L0 A डिवाइड बाई 2 4T1 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, L0 B बाई 3 8T1 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। तो हमारे पास मिलेगा L0 A बाई 2 इंटू 3 T1 का स्क्वायर माइनस L0 B बाई 2
इंटू 7 T1 का क्यूब, सॉरी T1 का क्यूब। तो अगर हम देखने के लिए जाए, इसको कॉमन निकाल दे तो हमारे पास बनेगा L0 कॉमन निकाल दो। क्या कॉमन निकाल दो? अगर हम लोग इसमें से L0 कॉमन निकाल देते हैं तो L0 इज इक्वल टू 3a/2 T1 का स्क्वायर माइनस 7b/2 T1 का क्यूब। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? ये। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं, एक और क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है। द हीटिंग कर्व एज शोन इन द प्लॉटिंग द सॉलिड ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर, इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 200 grams, द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, देखो यहाँ पे अपने पास सॉलिड सब्सटेंस होगा, ये यहाँ पे भी सॉलिड सब्सटेंस होगा, यहाँ पे वो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड हो जाएगा, वही लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ के लिक्विड रह जाएगा और वो वहाँ पे यहाँ पे वेपोराइजेशन हो जाएगा। तो हमको जो ध्यान रखना है वो यहाँ पे ही ध्यान रखना है। दूसरा, अपने को हीट पावर जो सप्लाई है, पावर इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकंड। कितना दिया है? 1000 जूल पर सेकंड। अब 1000 जूल पर सेकंड में यहां से लेके यहां तक का मैं अगर टाइम निकालूं तो मेरे पास 900 सेकंड मिलेगा। कितना मिलेगा? 900 सेकंड। तो इतने टाइम के अंदर कितना एनर्जी जाएगा? तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो 10⁻³ इंटू 900। सो वी हैव 9 इंटू 10⁵ जूल। अभी अगर जूल के अंदर नहीं दिया, अभी अंदर अगर ये अपने को जूल के अंदर नहीं दिया है तो अभी हम लोग क्या करेंगे? ये जूल के अंदर है, जूल के अंदर ये वाला आंसर मैच नहीं हो रहा है तो हम इसको कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स गो फॉर द 9 इंटू 4.2 10⁵ कैलोरी। तो 4.2 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 8 और 9 4 जा 37। ओके 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 ओके। तो कैलोरी हमारे पास, पहले तो जूल में क्वेश्चन करते हैं, इतना जूल आ गया। अब ये जो जूल है वो m इंटू एल के साथ जाएगा। हमारे पास मास दिया है और अपने को क्या ढूंढना है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो Q इज इक्वल टू m इंटू एल वी। सो 9 इंटू 10⁵, हम m के इसमें खेल रहे, 200/1000 इंटू एल ऑफ वी। तो ये 2 चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा, सामने चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁶ जूल पर किलोग्राम एलवी। ओके, कैलोरी के साथ कर जाने की जरूरत नहीं, अपना जूल के साथ ही हो गया। क्लियर? चलिए अब यहां पे अ टेम्परेचर चेंजेस वर्सेस हीट सप्लाई कर्व इज गिवन फॉर अ 1 kg of solid block. Then which of the following statement is correct? अपने को बोला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। अब ये जो कर्व है वो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू का है एंड डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू करें तो 1 अपॉन एम इंटू सी, और हमारा मास जो है वो 1 kg है तो उसके हिसाब से यहाँ पे 1 m इंटू सी, तो ये वहाँ पे 1 इंटू सी मिलेगा। अब स्लोप के बारे में पता है, यहाँ पे tan थीटा का स्लोप, क्योंकि ये हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स पे फोकस किया। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स तो अपना क्या है, स्लोप होता है, और स्लोप का क्या होता है, tan थीटा। तो अभी इस पे जाए तो हमारे पास होएगा tan 45, और tan 45 कितना होगा, 1। तो यहाँ पे अपन 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1, तो सी इज इक्वल टू कितना होगा, 1।
तो भाई साहब सॉलिड में हीट कैपेसिटी 1 होती है और यहां पे दिया है 2, गलत। सेम वैसे ही हीट कैपेसिटी फॉर द लिक्विड, तो लिक्विड के लिए यहां पे जाते हैं, तो यहां पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जैसे ऊपर गिनती की 1/c आ रहा है, और यह वही स्लोप अगर देखने के लिए जाएंगे तो tan थीटा, अब हम जाएंगे tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री मतलब 1/√3, तो 1/c इज इक्वल टू 1/c इज इक्वल टू tan 60 √3 होता है, तो ये हो जाएगा √3, तो c इज इक्वल टू 1/√3, तो ये भी 1/√3 नहीं है, √3 है, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। अभी हम जाएंगे क्योंकि ये हमारा कितना हो रहा है 1/√3, नीचे दिया है √3, तो इसको कैंसिल करो। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अब वेपोराइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा वेपोराइजेशन में कितना एनर्जी जाता है 200 जूल, तो जो Q जा रहा है वो 200 जूल जा रहा है। Q इज इक्वल टू M इंटू L करेंगे तो 200 इज इक्वल टू मास कितना है 1L, तो L इज इक्वल टू 200 जूल पर kg, तो दिस इज अवर आंसर। तो ये तीनों के तीनों गलत है, पूरा कॉन्सेप्ट आना, उसको अप्लाई करना, फिर आंसर लाना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। यहां पे बोला है द स्टील रॉड ऑफ द डायमीटर, एक स्टील रॉड है जिसका डायमीटर अपने को दिया है 1 सेंटीमीटर, और अगर डायमीटर दिया है तो मैं रेडियस 1/2 सेंटीमीटर ले लूँ, और नीचे आंसर मेरे को न्यूटन में दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे 10⁻² मीटर। इज फॉर्म टू ईच अदर व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर। इट इज कैन नॉट बी कॉन्टेक्ट टू एनी कूलिंग, द टेंशन एट द रॉड ऑफ, मतलब अभी अपने को इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है, मतलब डेल्टा T इज इक्वल टू 25। ओके, अपने को फोर्स ढूंढना है, तो देखो पहले यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पे फोकस करते हैं, और स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन मतलब डेल्टा L बाय, सो F बाय A इज इक्वल टू वाई डेल्टा L बाय L, और F वाई एरिया डेल्टा L बाय L को अल्फा डेल्टा T से डिफाइन करते हैं। अभी सारी वैल्यू डालते हैं। यंग मॉड्यूलस मेरे लिए क्या है 2 × 10⁻11। एरिया, एरिया यहां से हम ले लेंगे πr² आंसर, तो एरिया πr², तो 22/7 इंटू 1/4 इंटू 10⁻²² का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 1/4 10⁻⁻4, अल्फा 10⁻⁻5, और डेल्टा T अपना आ रहा है 25। ओके, तो यहाँ पे 10⁻⁻9 और 10⁻11, तो 100 हो जाएगा, तो 200, ओके 200 इंटू 3.14 पाई का लिए लिख लिया, डिवाइड बाय 4 इंटू 25। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, ये 100 करूंगा, ये 2 करूंगा, अभी ये 2 से मैं 50 कर दूंगा। सो हमारे पास आएगा 50, 100 और उसका 50, तो हमारे पास आएगा वैल्यू 50 इंटू 3.14 इंटू 25, तो अभी 314 इंटू 125 करेंगे तो 00314 50314 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। ओके, इसको अगर करना है तो ये भी कर सकते हैं, तो 157 इंटू 25 ये भी कर सकते हैं। ओके, कैसे 314 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 2,
11, 5 ज़ा 10, 7, 157. अब 157 इंटू 25 तो 0, 3141, ओके, सही डायरेक्शन में जा रहे, ये हो जाएगा 5, अभी 8 7 तो 5 2 1 9 3 3925, तो वो किसके आसपास है, 400 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 3925 किसके आसपास है, 400 के आसपास है, तो यू गेट योर आंसर। चलो, यहां पे अपने को दिया है द ब्लैक बॉडी एमिट्स द रेडिएशन एट द रेट ऑफ पी, मतलब इनिशियली वो पी जितने रेट से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एट द टेम्परेचर ऑफ T1 इज इक्वल टू टी। जब ये करता है तब उसका मैक्सिमम वेवलेंथ जो होता है वो लैम्डा 0 होता है। अब इफ द अनदर टेम्परेचर T डैश, अभी ऐसा T डैश एक दूसरा टेम्परेचर निकालो कि जहां पे इसका जो वेवलेंथ है वो हो जाएगा लैम्डा 0/2, तो वी नो दैट बाय वीन्स लॉ lambda is proportional to 1 upon t. So t dash upon t is equal to lambda upon lambda dash. So t dash upon t, lambda तो है, lambda upon lambda 2, lambda lambda चला जाएगा, so t dash is equal to 2t is 2t. Clear? अब अपने को पता है p is proportional to t raised to 4. So p2 upon p1 is equal to 2t upon t raised to 4, ये दोनों चला जाएगा, सो P2 इज इक्वल टू 16p, सो मेरा P2 इज इक्वल टू 16p, सर P डैश इज इक्वल टू 16p। तो अभी मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा क्योंकि मेरे को पूछा गया है P डैश एंड T डैश, सो P डैश एंड T डैश इज इक्वल टू 16p इंटू 2t, तो 32pt। ओके, वेरी गुड। चलिए, एक शानदार अच्छा क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे ऐसा बोला है द बाई मेटालिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ एक्स एंड वाई, इट इज माउंटेड रिजिडली इन द बेस एज सोन इन द फिगर, एक्स हैज अ हायर कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट हायर है, इसका कोफिशिएंट लोअर है। अभी ऐसा मान के चलो कि ये 10 है और इसका भी लेंथ 10 है। अभी क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा, इसका अल्फा ऑफ एक्स इज हायर देन अल्फा ऑफ पी। अब मैं दोनों का वो 10 ले रहा हूं। अभी क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो भाई जैसे टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ता है तो वैसे टेम्परेचर घटने पे घटता होता है, तो ज्यादा घटता है। तो अगर ये 9 जितना घटा तो ये 8 जितना घट जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा ये बेंडिंग इस डायरेक्शन में होगा, ये 8 और ये 9, तो बेंडिंग टूवर्ड्स वाई। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं। अ साइंटिस्ट प्रपोज्ड अ न्यू टेम्परेचर स्केल विथ, साइंटिस्ट एक नया टेम्परेचर स्केल लेता है जहां पे लोअर मतलब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे 25x और यहाँ पे 305x। ओके, तो अपने को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, पहले तो ये समझो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। अब अगर मेरी बात सुनो, अगर हमें इसको x में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, x में कन्वर्ट करना है, तो इस डिग्री सेल्सियस की जगह पे x की वैल्यू डालनी। तो चलो कैसे डालेंगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से कितना, तो क्या करेंगे, x माइनस 25 305 माइनस 25 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन 100। तो हमारे पास ये जो x है उस x की वैल्यू आएगी x माइनस 25 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7 और ये 270/100, ये चला जाएगा,
ये सामने चला जाएगा तो 100x माइनस 250 इज इक्वल टू 27. ओके, सो 10x इज इक्वल टू 250 प्लस 27, ये हो जाएगा 7 7 और ये 2. अब इसमें x डालेंगे तो 27.7. ओके, तो 27.7x मतलब 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 27.7. ओके, तो अगर हम इसमें 4200 जूल, अब इसमें kg और इसमें x लिखना है तो क्या करेंगे 27.7. ओके, अब इसको करना है, सब में 10⁻³ है तो ऊपर से 4.2 इंटू 10⁻³ हम लोग निकाल दे रहे हैं, डिवाइड बाय 27.7. ओके, तो अगर 27.7 इस पे बन रहा है तो ये किस पे जाएगा, किस पे जाएगा, जिस पे जाएगा ये 0 एंड 100, 100 1/100, ये कितना x माइनस ये 305 माइनस 25, ये हो जाएगा 0, 9 कट हो जाएगा 270. सीख है, इसमें 270 100 सामने जाएगा 27 27, नीचे का 0 0 सामने आया 25 इंटू 0, ये सामने चला जाएगा 25 इंटू 270, ये 275/10. ओके, तो 27.7x 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल 27.7x. अब 42 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 27.7. अपने को इसमें जाना है 4200 पर 4200 ठीक ही है. ओके, एक बार इसको देख लेते हैं आराम से. ओके, ओके, तो 27.7. रुको, अब यहाँ पे जो 1 डिग्री का जो चेंज हो रहा है, 1 डिग्री का चेंज, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज, यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है? अगर यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है तो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है? तो 27.7 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, तो 2.7. बोला ना कुछ तो गड़बड़ है. 2.7, तो 4.2 10⁻³ डिवाइड बाई 2.7, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस पे का चेंज उस साइड, ये यहाँ पे 2.7x का चेंज ला रहा है. ओके, तो ये इसके साथ करेंगे तो 4.2 डिवाइड बाई 2.7, तो अपन जाते हैं 4.2, मतलब ये 4.2 तो निकल जाएगा, ये इसका 3 का भी निकल जाएगा, तो अपन यहाँ पे जाएंगे 1.2 2.7 इंटू 12 पे जाते हैं तो 0 2 7 7 2 ज़ा 14 2 2 5, तो 4 ये हो जाएगा 2 1 3 2 4. और अगर 27 इंटू 15 पे जाते हैं तो 27 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 270 35 13 5 0 1 408, तो क्या आ जाएगा 1.5. चलिए नेक्स्ट पे है a faulty thermometer has a fixed point 5 degree Celsius and 95 degree Celsius. The temperature of the body measured by the faulty temperature is, the temperature of the body measured by the faulty temperature is 59 degree Celsius. तो यहाँ पे सेल्सियस में कितना होगा? तो 0 डिग्री, 100 डिग्री और x. तो यहाँ पे 59 माइनस 5 अपॉन 95 माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0. तो यहाँ पे हो जाएगा 54
अपॉन 90 इज इक्वल टू x बाय 100, एक यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अपने को बोला है ये तीनों, द 3 वाटर कंटेनर हैविंग द डिफरेंट मास ऑफ द वाटर एट द डिफरेंट टेम्परेचर, द मिक्सचर ऑफ द टेम्परेचर। यहाँ पे हो सके उतना एडवांस का मोलर कौन सा, एडवांस का नोडल यूज करना वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब इसने जो हीट लूज की या फिर गेन की, इसने जो हीट लूज की और गेन की, और इसने जो हीट लूज की और गेन की, सब कुछ मिल मिला के फाइनल में तो जीरो ही आएगा। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियली जो लेता है छोड़ता है, सब कुछ का मिल मिला के सब कुछ जीरो लाना है, कुछ भी करें। सो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, तो इसका लिखूंगा MA डेल्टा T ऑफ A प्लस MB CB डेल्टा T ऑफ B C। अब MC CC डेल्टा T ऑफ C इज इक्वल टू, चलो चलते हैं। पहले वाले का मास है 60, ओके, और अपने को बोला है कि सब वाटर ही है तो सबका सी तो सेम ही होगा, सी सब में से निकल जाएगा। यहाँ पे मैं करूँगा टेम्परेचर इसका 30 है, पर मैं T-30 क्योंकि जो अननोन है उसको पहले लिखना है। यहाँ पे इसका मास है 20, तो मैं लिखूँगा T-90। आई नो 90 में से एनर्जी जाएगी, बट अपन ने नोडल एक्सप्लेन किया है या फिर ऐसा लिया है कि जिसमें सबका एडिशन इज इक्वल टू 0। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये इसका हायर टेम्परेचर है, ये इन दोनों को एनर्जी दे रहा है, तो इसका एनर्जी कम लेके इन दोनों को पास करो, कोई भी कर सकते हो। ओके, प्लस 80 इंटू T-35। ये मेथड हमको पता भी ना हो कि मतलब किसका कम जाएगा कितना, किसका ज़्यादा जाएगा, वहाँ पे भी हम लोग ये आराम से यूटिलाइज कर पाते हैं। अभी सबका 0 0 0, सबका 2 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 3 इंटू T-30 प्लस T-90 प्लस 4 इंटू T-35, तो ये हो जाएगा 3T माइनस 90 प्लस T-90 प्लस 40 माइनस 140 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 4, तो ये 80 इज इक्वल टू 140 प्लस 180, दैट मीन्स 0 to 1 320, तो 82 इज इक्वल टू 320, तो T इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा और ये भी इंक्रीज होगा, तो RLT और R इंक्रीज, बहुत ही आसान। नेक्स्ट अपने को 2 होल है अनइक्वल डायमीटर के, अगर ऐसा बोला है तो ऐसा मान के चलो कि इसका डायमीटर D1 है, सोच के चलो, और इसका डायमीटर D2 है। आर कट इन अ मेटल शीट, द शीट इज हीटेड, तो क्या होगा, तो दोनों का डायमीटर बोथ D1 D2 इज इंक्रीज। ओके, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आपका आराम से आंसर बन सकता है। अब यहाँ पे आंसर 2 grams ऑफ स्टीम कंडेंस व्हेन इट पासिस थ्रू 4 grams of water initially at 25 degrees Celsius and condensed of rises the temperature of water by 54.3. What is the latent heat of the steam? अब सुन, ये हमारा वाटर है जो 40 ग्राम्स का है, जिसका 25 डिग्री जितना टेम्परेचर था वो वहां से टेम्परेचर बढ़ा रहा है 54.3 डिग्री सेल्सियस। सो उसने कितना एनर्जी लिया होगा, तो MC डेल्टा T, तो ये हो जाएगा 40। यहाँ पे कैलोरी का सारा कैलकुलेशन है तो आप आराम से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 54.3 माइनस 25, तो 3.14/5, तो हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 में से 12, तो कितना हो जाएगा 29.3 प्लस 25 3.4154, 29.3। अब क्या होगा, सुनो, अब ये आइस
20 ये वाटर वाटर से यहाँ पे तो पहुंच गया। अपने को बोला है 2 ग्राम स्टीम कंडेंस हो रहा है, 2 ग्राम स्टीम कंडेंस हो रहा है। तो 2 ग्राम्स 100 डिग्री सेल्सियस से, पहले स्टीम से 2 ग्राम्स 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा और फिर वो वाटर 54.3 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन जाएगा। ओके, तो यहां पे Q इज इक्वल टू M इंटू एल, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, अपने को 2 इंटू एल, 2 इंटू 1 इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 54.3, 10 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4, फिर वो 1, तो 45.7। ओके, तो ये हो जाएगा 45.7 1 9 इज इक्वल टू 2 इंटू एल, ये दोनों का 91.4 प्लस 2 इंटू एल। अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है क्योंकि ये उतना हीट देगा, ये इतना हीट लेगा, तो 40 इंटू 29.3 इज इक्वल टू 91.4 प्लस 12, तो 29.3 इंटू 4। ओके, तो हो जाएगा 12। So 1172 minus 91.4 into 12. So 1172 minus 91.2, 8, ये हो जाएगा 11, ये 1 तो हो जाएगा 0, ये हो गया, इसको वापस से तो 8 0, सो 1080 by 12, so A is equal to 540. Okay, option number 1. चलो, क्लियर। चलो, अब अपने को बोला है द टेम्परेचर ऑफ द गिवन कंपोजिट ऑफ द रॉड इज इंक्रीज बाय, मतलब जो टेम्परेचर है इस रॉड का उसको हम लोग डेल्टा थीटा जितना बढ़ाते हैं। ओके, तो अपने को बोला है तो ए जो है वो किस साइड मूव करेगा। तो अब देखो, अगर आप रॉड का टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाते हो तो जो कंटेंट, मतलब जो उसको फटाफट लेने के लिए रेडीनेस दिखा रहा है, यहां पे अल्फा है और यहां पे 2 अल्फा है। ओके, तो जो फटाफट रेडीनेस के लिए दिखा रहा है तो उसकी ओर जाएगा। ओके, ये आराम से उस ओर जाएगा। तो अभी ये देखो कि द टेम्परेचर ऑफ द गिवन कंपोजिट रॉड इज इंक्रीज, ये पूरे रॉड का टेम्परेचर बढ़ाना है और बढ़ाने के बाद ए का मोशन कौन से साइड जाएगा, तो ये फटाफट फटाफट बढ़ेगा। तो अगर ये फटाफट, क्योंकि ये फटाफट एनर्जी लेगा, ये फटाफट एनर्जी लेगा। ओके, तो उसके वजह से ये इस तरफ मूव करना चाहिए, ये इस तरफ मूव करना चाहिए। बट अभी एक चीज समझो कि यहां पे अपने को यंग मॉड्यूलस भी बोला है। क्या बोला है? यंग मॉड्यूलस भी बोला है। तो जिसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा, ओके, जिसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा है, क्योंकि यंग मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल बाय एल। तो मतलब जिसका ये ज्यादा उसका डेल्टा एल बाय एल कम होगा, और जिसका डेल्टा एल बाय एल कम उसका ये ज्यादा, उसका ये कम होगा। तो दैट मीन्स कि ये सट ये फटाफट प्रोसेस करेगा। तो अपना आंसर क्या आएगा? टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, चलो नेक्स्ट है, two rods of the different metals are clamped as shown in the figure if area of the cross section area of the same length L at the 30 degrees Celsius temperature. Now the increase in temperature by the amount of delta theta. What is the position of the rod? The given alpha and beta are the coefficient of thermal expansion of the rod as shown in the figure. Okay, alpha and alpha 2 दिया है। अब यहां पे किसका अल्फा ज्यादा है, किसका अल्फा कम है,
उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी ही गई नहीं है। तो शेप ऑफ द स्ट्रिप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2। क्लियर? चलिए, यहां पे अपने को दिया है आर हमको आर से करना है, तो यहाँ पे 3R है, यहाँ पे R है। हियर द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, हियर टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जंक्शन का टेम्परेचर मांगा है। अगर जंक्शन का टेम्परेचर मांगा है तो यहाँ से जाने वाली एनर्जी, यहाँ से जाने वाली एनर्जी dq बाई dt पहले का प्लस dq बाई dt दूसरे का इज इक्वल टू 0। तो के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, बट यहाँ पे के की जगह पे किसका यूज किया गया है? आर। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? तो dq बाई dt इज इक्वल टू टी हायर माइनस टी लोअर डिवाइड बाय आर। अभी हम नोडल की यूज कर रहे हैं, तो अभी क्या करेंगे? टी माइनस 20 बाई 3R प्लस टी माइनस 100 बाय आर इज इक्वल टू 0। अगर आपको 100 माइनस टी लिखना है तो ये जाने वाला इज इक्वल टू ये आने वाला, तो इसको आप सामने रख के भी 100 माइनस टी लिख सकते हैं। तो दिस ये सामने चला जाएगा, टी माइनस 20 प्लस 3t माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो 40 इज इक्वल टू 320, t इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने को यहां पे बोला है कि अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2a, यहां का एरिया 2 है, एंड a एज शोन इन द फिगर। ओके, द एंड आर मेंटेन एट द टेम्परेचर ऑफ 170, हाँ 100, यहाँ का टेम्परेचर 100 है और यहाँ का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर ऑफ द मिड पॉइंट, ओके, मेटल रॉड ऑफ द, भाई रॉड तो एक ही मटेरियल का है तो इसका भी के ही होगा, इसका भी के ही होगा। तो अपन क्या रहेंगे? dq बाई dt फर्स्ट वाले का प्लस dq बाई dt ऑफ सेकंड वाले का इज इक्वल टू 0। तो के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, के इसका एरिया 2a डेल्टा टी मतलब t माइनस 100 अपॉन डेल्टा एक्स मतलब 1, प्लस इसका के ए इसका हो जाएगा t माइनस 70 बाई 1 इज इक्वल टू के डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक, ओके। अभी के ए निकल जाएगा, अभी 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2t माइनस 200 प्लस t माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो अपन का हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 270, तो t इज इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस। अब सुनो, ओके, अभी ऑप्शन नंबर डी में अपने को 90 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया हो, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला है K1 K2 2L इसका कॉम्बिनेशन है, तो इसको रेजिस्टेंस से लेके चलेंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सो L A K प्लस 2L A 2K, इसका टोटल लेंथ कितना है? तो 3L, एरिया एंड K इक्विवेलेंट, सो A L L L, so 3 upon K equivalent is equal to 1 upon K plus 1 upon K, so 2 by K, so K equivalent is equal to 3K by, तो ये हो जाएगा 3K by। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द मास ऑफ दिस 1 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, मतलब कि हमारे पास एक मास है, ओके, वो मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10, सॉरी उसका मास पहले मैं ले रहा हूँ, मास ले रहा हूँ 10 इंटू 10⁻³ kg, मतलब 10 ग्राम्स, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हिट्स द आइसबर्ग ऑफ ग्राम, मतलब ये एक आइसबर्ग के साथ हिट कर रहा है 10 ग्राम्स का, जिसका खुद का मास 999 इंटू 10⁻³ kg है, और जो अभी रेस्ट पे है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं, इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, इट हिट्स एंड एम्बेडेड इनटू इट, वो जाएगा और इसके अंदर घुस जाएगा। तो उसका मतलब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे जाएंगे, m1 u1 प्लस m2 u2
अब दोनों साथ में इज इक्वल टू, दोनों साथ में m1 m2 और दोनों साथ की वेलोसिटी v। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू ये 20, अब दोनों साथ में तो 1000 इंटू 10⁻³ इंटू v। तो 10⁻³ चला जाएगा, 1 2 1 2 भी चला जाएगा, तो मेरा वेलोसिटी हो जाएगा 2/10। ओके, अब जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, मतलब ये अगर ये दोनों जब अब साथ में जा रहा है तो वो दोनों साथ में जा रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 2/10 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या होगा जब उसके अंदर एम्बेडेड होगी काइनेटिक एनर्जी का लॉस, तो पहले के इनिशियल जो हमारे पास था पहले 1/2 mv इनिशियल का स्क्वायर, सो 1/2 10 इंटू 10⁻³ इंटू 400, तो ये हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 10⁻³, इट्स जस्ट 2 जूल। ओके, इट्स जस्ट 2 जूल। अभी क्या होगा के फाइनल, तो के फाइनल इज इक्वल टू 1/2, दोनों साथ में मिलके वी फाइनल का स्क्वायर m1 प्लस m2, सो 1/2 अपने पास हो जाएगा 1 इंटू 2/10 का फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2/10 का स्क्वायर, तो 1/2 4/100, तो ये हो जाएगा 2/100, तो मतलब 0.02 जूल। तो हमारे पास 2 जूल एंड 0.02 जूल, दो चीज आई। तो के इनिशियल हमारे पास 2 जूल आया, के फाइनल हमारे पास 0.02 जूल आया, सो डेल्टा के इज इक्वल टू 2 माइनस 0.02 जूल, तो हमारे पास बनेगा 1.98 जूल। अभी क्या होगा 1.98 जूल में से 50% लॉस हो रहा है, तो 50% ऑफ इट इज लॉस, तो जो यूटिलाइज एनर्जी होगी वो 1/2 ऑफ 1.98 जूल। ओके, अभी क्या होगा ये जो जूल है, अभी ये जो एनर्जी है वो हम आइस को मेल्ट करने के लिए यूज करेंगे, तो आइस को मेल्ट करने के लिए m इंटू एल, सो 1.98 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू m इंटू 80 इंटू 4.2, सो m इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाई 100, ये जूल का है तो यहां पे 10⁻³ भी ले लूंगा, इंटू 2 डिवाइड बाई 80 इंटू 4200। ओके, तो हमारे पास मास इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाई 200 इंटू 8 इंटू 42 इंटू 1000। ओके, अभी देखने जाए तो 10⁻³ वाला पावर ज़्यादा है, ये दोनों तो होने से रहा। ओके, और ये इन ग्राम है तो 10⁻6 का ये खेलना पड़ेगा, तो ये 1 2, तो 198 डिवाइड बाय 2 इंटू 8 इंटू 42 10⁻⁻5। ओके, तो अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे, अप्रोक्सीमेशन में जाए तो ऊपर 200 नीचे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 50, तो ये 100, यहाँ से 2, यहाँ से 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.25 के आसपास का, 0.25 मतलब 3 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर? अब देखो ये वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पे अपने को लेंथ ऑफ द कॉपर ऐसा बोलना चाहिए था, लेंथ ऑफ द कॉपर निकाल के दो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉपर, हम उस पे जाएंगे। अपने को बोला है डिजाइन इज फिजिकल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स दैट देयर विल बी अ कांस्टेंट डिफरेंस। अपने को बोला है कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन आयरन रॉड एंड कॉपर सिलेंडर, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स कि भाई दोनों का जो लेंथ ऑफ इंक्रीमेंट होगा
वो कैसा होगा, सेम होगा। तो L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। अभी हम लोग यहाँ पे डेल्टा टी निकल जाएगा, तो L ऑफ कॉपर, अल्फा ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 17 इंटू 10⁻⁶, L ऑफ आयन Fe इज इक्वल टू अल्फा ऑफ Fe इज इक्वल टू 11 इंटू 10⁻⁶, -6 चला जाएगा, तो L ऑफ कॉपर और L ऑफ Fe इज इक्वल टू 11/17। तो अभी L ऑफ कॉपर को मैं 11x मान के चलता हूँ और L ऑफ Fe को मैं 17x मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि हमको बोला है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किसमें है, 10 सेंटीमीटर। तो L ऑफ Fe माइनस L ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 10। तो 17x माइनस 11x इज इक्वल टू 10। तो 6x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10/6, सॉरी 10/6। अब 10/6 मेरे को L ऑफ कॉपर बोला है, तो 11 इंटू 10/6, तो 110/6। लेट्स गो फॉर 110/6। 6 1 जा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5 0 6 48 2 पॉइंट, यहाँ पे 0, 6 3 जा 8, यहाँ पे 2। तो हमारे पास आने वाला है 18.34। कितना? 18.34 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो, अब ब्लॉक इस मेटालिक पेंडुलम इज 5 सेकंड फास्टर फॉर ईच डे। जब ऐसा बोला है कि जब हमारा टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है, तब हम टेम्परेचर को थीटा से डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब हमारा टाइम 5 सेकंड फास्ट हो जाता है। अगर टाइम फास्ट हो जाता है दैट मीन्स कि हमारी क्लॉक, दैट मीन्स कि टेम्परेचर घट रहा होगा, टेम्परेचर घट रहा होगा। तो ये जो टेम्परेचर है वो मेन टेम्परेचर से कम होगा। फिर जब हम अपना टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं तो 10 सेकंड वो स्लो हो रहा है। सो अपन जाएंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। तो यहां पे जाएंगे 5 सेकेंड इज इक्वल टू 1/2। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन ही ढूंढना है, तो अल्फा। यहां से बात करेंगे, ये कम है तो T-15 एंड 86400। बाजू में 10 1/2 अल्फा 30 - T 86400। ओके, तो अभी दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/10 इज इक्वल टू T-15 30 - T, ये बाई 2। तो 30 - T इज इक्वल टू 2T - 30। तो ये इस साइड आ जाएगा 3T इज इक्वल टू ये 60। तो T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो 20 डिग्री सेल्सियस है वो यहाँ पे रखूंगा, तो 5 इज इक्वल टू 1/2 अल्फा। 20 में से 5 जाएगा, 12 में से 15 जाएगा, 86400। तो अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 और ये 5 और ये 5 उड़ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2/86400। अभी 10⁻⁻5 जितना वो लेना है ऊपर, सो 2 डिवाइड बाय 8। इसका अगर हम लोग करेंगे तो 10⁻4 आएगा। तो हम लोग करेंगे 2 डिवाइड बाय 8.6400 10⁻1 2 3 4 10⁻4 ऊपर जाएगा। 2 डिवाइड बाय 8.64
10⁻⁴। तो ये हो जाएगा 1/4.32 10⁻⁴। 1 divided by 1.32 100 divided by 432. Okay, 100 divided by 432, तो 100 डिवाइड बाई 432 मैथ्स का फॉर्मूला से जाना पड़ेगा, या फिर हम इसको कर सकते हैं 4.32 मतलब 4 प्लस 0.32। ओके, इसमें से 4 को कॉमन निकालो और हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.08। ओके, ऊपर जाएगा ये, तो 4⁻⁻1 एंड 1 माइनस 0.08, तो 1/4 होता है 1/4 इज इक्वल टू 0.25 एंड 0.25 इंटू 0.92, 25 इंटू 92, तो ये हो जाएगा 0.523 और ये 50। ओके, तो ये 0.932। सो 2.39 10⁻⁻5, 2.39 या फिर अप्रोक्सीमेटली 2.4 इंटू 10⁻⁻5। चलिए 23, a cube glass of the dimension 1 centimeter is filled with the liquid having alpha of liquid of this, alpha of glass of this. Calculate the volume of the liquid which flow out from the vessel if it increase the temperature of 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो पहले ये देखो, दोनों का वॉल्यूम सेम है, सो डेल्टा वी ऑफ लिक्विड एंड डेल्टा वी ऑफ वेसल। सो वी अल्फा डेल्टा टी वेसल का, ये लिक्विड का, वी गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी, और यहाँ पे वी 3 अल्फा डेल्टा टी। ओके, द वेसल्स डायमेंशन इज 10 सेंटीमीटर क्यूब। वेसल डायमेंशन अगर है वो 10 सेंटीमीटर, तो फुल ऑफ लिक्विड, तो अगर 10/10/10 तो वॉल्यूम होगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो वेसल इज इंक्रीज बाय द टेम्परेचर, तो अपने पास होगा 10 वेसल ऑफ द डायमेंशन 10 सेंटीमीटर, सो मतलब 10⁻³ लिक्विड का, हैविंग द लिक्विड एंड द ग्लास, दोनों का अल्फा अल्फा दिया है, तो यहाँ पे होगा 3 10⁻⁻5 एंड 50, 10⁻³ यहाँ पे 3 10⁻⁻5 एंड 50। अगर ये दोनों अल्फा अल्फा सेम है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी ऑफ लिक्विड आउट इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि दोनों का जो इन वाला पोर्शन है वो दोनों कैसा है, सेम है, तो आंसर कितना आएगा, 0। चलो, उसके बाद अपने पास द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस 100 सेंटीमीटर क्यूब है एट द नॉर्मल प्रेशर। इफ इट इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस, इट्स वॉल्यूम बिकम
125 सेंटीमीटर क्यूब. Same pressure. The volume coefficient of the gas at the normal pressure. So delta V is equal to V, वॉल्यूम कोएफिशिएंट गामा डेल्टा टी. तो इसमें कितना वॉल्यूम बढ़ा होगा 25, ओरिजिनल कितना था 100, गामा और डेल्टा टी कितना है 80. तो अपन गामा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4, तो 1/320. अभी मेरे को 10⁻⁻4 चाहिए. अगर मैं 10⁻⁻4 लिख रहा हूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये भी लिखूंगा. अब जब ये लिखूंगा तो 10⁻⁻4 बाय 32, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 4. तो अभी मैं करूंगा 125 डिवाइड बाय 4, तो 4 3s 12. ओके, अब यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 4 1s 4 एंड 10.2825. तो मेरे पास आएगा 31.25 10⁻⁻4 25. क्लियर. चलिए, अब हमारे पास है 2 लीटर ऑफ ग्लास फ्लास्क कंटेन अ सेम मर्क्यूरी. मतलब हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर का है. वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दोनों कितने का है 2 लीटर. 2 लीटर कंटेन सम मर्क्यूरी इफ इट इज फाउंड एट, सॉरी ग्लास फ्लास्क 2 लीटर का है, सॉरी जो कंटेनर है वो 2 लीटर का है, उसमें थोड़ा सा ही मर्क्यूरी भरा है. इट इज फाउंड एट ऑल द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द फ्लास्क रिमेन द सेम. दैट मीन्स कि मर्क्यूरी और कंटेनर दोनों का जो वॉल्यूम जो बढ़ेगा, तो डेल्टा वॉल्यूम ऑफ द मर्क्यूरी एंड डेल्टा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कैसा रहेगा सेम. तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी, गामा ऑफ मर्क्यूरी, डेल्टा टी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, गामा ऑफ कंटेनर, डेल्टा टी, ये दोनों गया. अब वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी इनसाइड द फ्लास्क वो तो ढूंढना है. अल्फा ऑफ द ग्लास एंड गामा ऑफ द मर्क्यूरी इज 1.8 10⁻⁻4. ये है 2 लीटर. अपने को आंसर लीटर में चाहिए. ये C है, मतलब 3 × 9 × 10⁻⁻6. ओके, तो ये हो जाएगा 9 2s एंड 9 5s. तो मर्क्यूरी इज इक्वल टू, ये 5 सामने चला जाएगा, तो 3 × 2 × 5 10⁻⁻6 + 4, तो ये हो जाएगा 3 × 10. ओके, ये हो जाएगा ना, ये 9, ये हो 10⁻⁻6. ओके, 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻2, तो ये 3 × 10⁻⁻1, सो 0.3 लीटर. कितना 0.3 लीटर इसके अंदर का मर्क्यूरी रहेगा. कितना मर्क्यूरी रहेगा 0.3 लीटर. अब अगर सीसी में पूछा होता तो अपन करते 300 सेंटीमीटर. ओके, एक बार वापस से देख लेते हैं. 2 लीटर, दिस वन फ्लास्क. अगर मैं इसको सीसी में करता हूँ सेंटीमीटर क्यूब में, तो 2 लीटर मतलब 2 × 10⁻³ × 3 × 9 10⁻⁻6. यहाँ पे V ऑफ Hg, अगर हम सीसी में आंसर लाए वो होगा 18/10 × 10⁻⁻4. तो ये 9 2s 2 निकल गया, तो V ऑफ Hg इज इक्वल टू 3 10⁻⁻6 + 3, और एक 10 आएगा और -4 चला जाएगा. ये -4 नीचे आके +4 चला जाएगा.
तो ये हो जाएगा 6 - 2, तो ये हो जाएगा 300 सीसी। ओके, तो अगर सीसी में आंसर है या फिर लीटर में आंसर है तो 0.3 लीटर। चलो, तो अब इसके साथ ये पूरा पीएबीटी का सॉल्यूशन खत्म होता है। इसमें अगर आपका आंसर सीसी में मांगा गया है तो आपको लिखना है 300 सेंटीमीटर क्यूब। चलो, तो आज का पेपर अच्छा गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।